हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम इस सेशन में फिर से मानव स्वास्थ्य से संबंधित और कुछ मिसलेनियस प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुए हैं। ओके, जिसमें हम इन सभी प्रश्नों को बखूबी जो है बिल्कुल हल करेंगे, ठीक है, और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। चाहिए क्लियर है तो चलिए स्टार्ट किया जाए ये सेशन बिना देर किए। ओके, ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे दिया है पहला क्वेश्चन कि केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है। पूछ रहा है केंद्रक के अलावा किस और कोशिकांग में डीएनए होता है। राइबोसोम में होता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या लाइसोसोम में होता है। ठीक है, तो देखो केंद्रक क्या है। केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। ठीक है, अब जो कोशिका होती है आप सभी जानते हो कि जो कोशिका होती है तो कोशिका में राइबोसोम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है और लाइसोसोम होता है। क्लियर है, कोशिका में ढेर सारे कोशिकांग होते हैं, आप सभी जानते हो ना। तो कोशिका के किस अंग में केंद्रक के अलावा डीएनए होता है, डीएनए पूछ रहा है। तो देखो राइबोसोम में डीएनए नहीं होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में डीएनए नहीं होगा, किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा। और आप सभी जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और जो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके रूप में होता है, तो वो आपका एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, एटीपी के रूप में होता है। और यहाँ पे जो लाइसोसोम होती हैं, लाइसोसोम ये क्या होती हैं आपकी, ये आत्मघाती थैलियां होती हैं। ये क्या होती हैं, आत्मघाती थैलियां होती हैं। ठीक है, आत्मघाती थैलियां होती है यानी सुसाइडल बैग होती हैं। ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कोशिका का प्रमुख स्रावी अंग है। क्या है, सेक्रेटरी ऑर्गन है। ठीक है, कौन सा है, सेक्रेटरी ऑर्गन है। और ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को क्या करता है, अलग करके कोशिका में भेजता है। और राइबोसोम क्या है, राइबोसोम कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग हैं जो यहाँ पे क्या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। देखो एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। ठीक, यहां पे गिरगिट है, छिपकली है, सर्प है या कछुआ है। ठीक है, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, गिरगिट, छिपकली, सर्प या कछुआ। तो देखो गिरगिट, गिरगिट क्या था, गिरगिट रंग बदल सकता है। गिरगिट क्या है, गिरगिट रंग बदल सकता है। और ये क्या करता है, एक ही तरह एक ही साथ क्या है, ये दोनों तरफ देख सकता है। ठीक है, ये एक ही साथ दोनों तरफ देख भी सकता है। ठीक है, दोनों तरफ देख भी सकता है ये। चलो कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। देखो कौन सा जीवित पक्षी जो है कह रहा है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, हार्नोबिल, बी हमिंगबर्ड, गल या कठफोड़वा।
पानी लेते सोनू से प्यास पानी नहीं दिया। तो ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, जो हमिंग बर्ड होती है, हमिंग बर्ड वो क्या करती है, वो सबसे छोटा अंडा देती है। ठीक है, हमिंग बर्ड क्या करती है, सबसे छोटा अंडा देती है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो शुतुरमुर्ग होता है ना, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो क्या है, सबसे बड़ा कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। और बी हमिंग बर्ड क्या है, ये सबसे छोटा अंडा देता है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से जंतु में से कौन रूमिनेंट होता है। देखिए कह रहा है कि रोमपंथी क्या होता है, ये क्या है, देखिए पहले ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है जो ऐसे जानवर जो खाने के बाद क्या करते हैं, जो खाने के बाद जुगाली करते हैं। आपने देखा नहीं होगा, जो गाय भैंस ये सब जब खा लेते हैं अपना चारा हो रहा, तो नहीं बैठ के मुंह डुलाते हैं, ऐसे करके मुंह डुलाते हैं ना, तो वो क्या है, उन्हीं को बोलते हैं रूमिनेंट बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे बिल्ली तो जुगाली करेगी नहीं, कुत्ता जुगाली करेगा नहीं, यहां पे भी गाय हिरन कुत्ता जुगाली करेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका दिया है ना, बिल्ली भैंस दिया, गाय दिया, हिरन दिया, ये क्या है आपका, ये रूमिनेंट होते हैं। रूमिनेंट क्या होते हैं, रूमिनेंट ऐसे जानवर होते हैं जो खाने के बाद जुगाली करते हैं। ठीक है, बैठ करके। क्यों जुगाली क्यों करते हैं, क्योंकि वो जुगाली इसलिए करते हैं कि जो उनका सेलुलोज है, देखिए गाय भी, जो भैंस होती है ये भी हरा चारा खाती है, गाय भी हरा चारा खाती है, और हिरन भी क्या करता है, हिरन भी शाकाहारी जानवर है, मांसाहारी तो है नहीं, शाकाहारी क्या करेगा, पौधों खाएगा, छोटे छोटे पौधों को घास खाएगा। तो ये जो होते हैं क्या करते हैं, ये जो चारा खाते हैं, हरे पौधे खाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें सेल्यूलोज होती है। क्या होती है, सेलुलोज होती है। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज आपका एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है आपका, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और उस जटिल कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, जुगाली करते हैं। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को पचाने की खातिर ही जुगाली करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें रूमिनेंट कहते हैं। क्लियर है, चलो पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन संबंधित है। देखो कह रहा है पीडियाट्रिक्स क्या है, पीडियाट्रिक्स, तो जो पीडियाट्रिक्स है वो किसके लिए होता है, पीडियाट्रिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिशुओं या बच्चों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, शिशु रोग, यानी जो बच्चों से, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जो उनसे संबंधित रोग होता है उसका अध्ययन करते हैं। अस्थि रोग ऑस्टियोलॉजी है, हृदय रोग कार्डियोलॉजी है, नेत्र रोग आपका जानते ही है। ठीक है, तो आपका शिशु रोग, ठीक है, क्या है आपका शिशु रोग में क्या होता है, ये आपका पीडियाट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स। ठीक है, चलो ठीक, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी12 या विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी12 या विटामिन डी। अब इसमें देख लो आप कौन कौन सा है। तो देखो किण्वन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से सबसे पहले कौन सा विटामिन बना, तो विटामिन सी बना। विटामिन सी क्या है आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है आपका, एस्कॉर्बिक
एसिड, ठीक है। क्या है आपका ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। तो पहला विटामिन कौन सा बना था, विटामिन सी, ठीक है। ये कहां होता है, जितने भी सिट्रस फैमिली के पौधे हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है आपका विटामिन सी होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। ध्यान दीजिए यहां पे देखो, मेढक क्या है, उभयचर होता है, ये जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, ठीक है। तो जब जल में रहता है तो किससे शोषण करेगा, त्वचा से, और जब बाहर रहेगा तो फेफड़े से करेगा शोषण, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है मेढक और केचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है, यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है, शुष्क एवं रुक्ष होती है, शुष्क एवं श्लेष्मी होती है, आर्द्र एवं रुक्ष होती है, या आर्द्र एवं श्लेष्मी होती है, आर्द्र एवं श्लेष्मी। तो इनकी त्वचा कैसी होती है आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो, जो भी जीव त्वचा से शोषण करते हैं उनकी त्वचा कैसी होती है, हल्की सी चिपचिपाहट भरी होती है, हल्की सी कैसी होती है, चिपचिपी होती है। चिपचिपाहट का मतलब क्या है, हल्का सा चिपचिपा यानी हाथ में चिपकता है। तो यहां पे देखो एक श्लेष्म दिया है और एक क्या दिया, शुष्क दिया है। तो क्या है, इनकी त्वचा कैसी होती है, इनकी त्वचा शुष्क होती है और श्लेष्मिक होती है। कैसी होती है, शुष्क और श्लेष्मिक होती है, ठीक है। तो मेढक और केचुआ, देखो मेढक किसका प्राणी है, तो मेढक जो है आपका कार्डेटा संघ का है। कार्डेटा संघ में एक आपका वर्ग है एम्फीबिया, ठीक है, एक आपका वर्ग है एम्फीबिया, ठीक है। और जो केचुआ है वो किसका है, तो केचुआ है एनिलिडा संघ, ठीक है। केचुआ किसका है, एनिलिडा का, और मेढक किसका है, एम्फीबिया का, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या करते हैं, त्वचा से शोषण करते हैं। और इनमें क्या होता है, इनकी त्वचा कैसी होती है, शुष्क और श्लेष्मिक होती है, ठीक है, शुष्क और श्लेष्मिक होती है, ठीक है। चलो, टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है। देखो अभी एक क्वेश्चन हम करा चुके थे, थोड़ा सा फिर से टाइप हो गया लेकिन शब्द बदले हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो मेढक के टैडपोल होते हैं उनके कायांतरण मतलब क्या, व्हाट इज कायांतरण। कायांतरण का मतलब होता है भ्रूणीय परिवर्धन, यानी उनकी उनके शारीरिक वृद्धि से क्या है, उनकी शारीरिक वृद्धि क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। मतलब कायांतरण मतलब काया में परिवर्तन होना, शारीरिक परिवर्तन होना। तो ये किसके कारण होता है, ये आपका आयोडीन के कारण होता है, ठीक है। ये किसके कारण होगा, आयोडीन के कारण होगा, क्लियर है, आयोडीन के कारण ये होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, पाचन बैली नहीं है, पाचन थैली है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम, बताओ फटाफट। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचक थैलियां होती हैं, गाल्जी बॉडी होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया होती है, या राइबोसोम है, या आपका लाइसोसोम है। तो आप सभी जानते हो कि जो गाल्जी बॉडी होती है ये क्या है, कोशिका का स्रावी भाग है, कोशिका का एक स्रावी अंग होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये पावर हाउस है, राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, और लाइसोसोम जो क्या होते हैं, ये पाचक एंजाइमों का श्रावण करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, पाचक एंजाइमों का श्रावण करते हैं। और कभी कभी इनके फट जाने से क्या होता है कि जो पाचक एंजाइम है खुद की कोशिका को ही नष्ट करने लगते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैलियां कहते हैं, ठीक है। ये खुद की कोशिका को नष्ट करने लगते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैलियां कहते हैं।
मूत्र का असामान्य घटक है, मूत्र का असामान्य घटक है। देखो यूरिन का असामान्य घटक पूछा, यूरिया क्या है, यूरिया घटक नहीं है, क्रिएटिनिन नहीं है, एल्बुमिन है। क्या है आपका, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन आपके प्लाज्मा की प्रोटीन भी होती है। एल्बुमिन क्या है, प्लाज्मा की प्रोटीन भी होती है, ठीक है। तो एल्बुमिन क्या है, मूत्र का असामान्य घटक। कैसा होता है ये, असामान्य घटक। ये क्या है आपकी, एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब देखो यहां पे आंत, यकृत, फेफड़ा या वृक्क। आंत, यकृत, फेफड़ा या वृक्क, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है आपसे, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है आपका, यकृत जो होता है, क्या करता है, यकृत। यकृत जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। आंत जो है, आंत आपकी दो होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है और बड़ी आंत में अवशोषण की क्रिया होती है। किसका अवशोषण, जो आपके अपशिष्ट पदार्थ है उनका अवशोषण, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ में जो जल किसका है, बड़ी आंत में हम यहां पे लिख देते हैं अवशोषण किसका होगा, जल का, ठीक है। फेफड़ा ये आपका श्वसन अंग है, श्वसन अंग है। और किडनी क्या है आपकी, ये आपका उत्सर्जी अंग है, ठीक है। किडनी क्या है आपका, उत्सर्जी अंग है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे आंत होगा, यकृत होगा, फेफड़ा होगा, वृक्क होगा। तो यहां पे क्या जाएगा आपका, यकृत। यकृत क्या करता है, यकृत आपके वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित करता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, धमनियों पर प्रभाव पड़ता है। धमनियों में क्या होता है, जो रुधिर ले जाने की जो क्षमता होती है क्या होती है, वो घटती है। यानी धमनियां क्या होती है, सिकुड़ने लगती है कोलेस्ट्रॉल के वृद्धि होने से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता। देखो ये व्यवहारिक प्रश्न भी है। पसलियां होती हैं, उदर पेशियां होती हैं, डायाफ्राम होता है, लैरिंग्स होता है। यहां पे क्या है, लैरिंग्स, ठीक है। अब देखो जब आप सांस खींचते हो, खींचोगे सांस, तो क्या ये पूरा जो वक्ष गुहा है पूरा बढ़ेगा ना। तो यहां पे देखो सांस खींचोगे तो पेट भी तो खींचता है ना, सांस खींचने पेट भी खींचता है। तो पेट में क्या, उदर, यानी पसलियां आपकी यहाँ पे हैं। पसलियां कितनी हैं, 12 जोड़ी हैं, तो ये भी ऊपर उठेंगी। पसलियां सहायक होती हैं, उधर पेशियां सहायक होती है। डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम आपके वक्ष गुहा के नीचे यहाँ पे होता है, जो आपकी बॉडी को दो हिस्सों में बांटता है, आपकी बॉडी को दो हिस्सों में बांटता है। तो यहाँ पे जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या है आपका, लैरिंग्स को हम स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिंग्स को हम स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है। और लैरिंग्स कहता है, लैरिंग्स आपके श्वसन में सहायता नहीं करता, यह आपके बोलने में सहायता करता है, ठीक है। यह आपके ओकल कार्ड में सहायक होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका लैरिंग्स जो है श्वसन में सहायक नहीं होता, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या आपका है, विडाल परीक्षण पूछ रहा है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, हैजा के लिए, कि मलेरिया के लिए, कि टाइफाइड के लिए, या पीत ज्वर के लिए। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या पीत ज्वर।
तो यहां पे जो विडाल टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है बच्चा? वो होता है टाइफाइड के लिए। किसके होता है? टाइफाइड के टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, टाइफाइड का जो परीक्षण होता है वो किसके द्वारा होता है? विडाल टेस्ट के द्वारा। ठीक है, विडाल टेस्ट करते हैं, उसमें जानते हैं कि टाइफाइड है कि नहीं। और ये भी जान लो आप कि जो टाइफाइड है उसमें क्या होता है? टाइफाइड में आपका आंत प्रभावित होती है। ठीक है, कहीं कहीं यकृत भी होता है। ठीक, क्लियर? तो टाइफाइड क्या है? टाइफाइड में आपकी आंत प्रभावित होती है। ठीक है, धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन ए, धातु परमाणु से कौन सा विटामिन युक्त है? मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें धातु उपस्थित होती है? ठीक है, तो यहां पे देखो जो विटामिन B12 है, जो विटामिन B12 है इसमें क्या होता है? इसमें धातु होती है। कौन सी धातु होती है? इसका नाम क्या है? मैंने बताया था आपको, साइनो कोबालामीन, साइनो कोबालामीन। ठीक है, तो यहां जो कोबाला है ना, साइनो कोबाला, कोबाला मतलब क्या? कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो ये करती क्या है? विटामिन B6 जो है और B12 दोनों करती हैं, ये दोनों ब्लड विटामिन है। ये दोनों क्या है? ये दोनों ब्लड विटामिन है, आपके ब्लड को यानी आरबीसी को बढ़ाने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो कौन सा विटामिन धातु परमाणु से युक्त है? वो कौन सा है आपका? विटामिन B12। ठीक है, चलो, और आप विटामिन सी जानते ही हो। विटामिन सी आपका स्कार्बिक अम्ल है, यह सभी खट्टे फलों में होता है और आपके घाव सूखने में सहायक है। ठीक है, यानी अगर विटामिन सी कमी हो जाए तो आपके घाव नहीं सूखेंगे। ठीक है, अगर विटामिन सी कमी हो जाए तो आपके घाव नहीं सूखेंगे, आपकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या है? आपको मसूड़ों में यानी आपके जो मुख है आपका, दांतों से संबंधित समस्या हो जाएगी। दांतों से संबंधित समस्या यानी आपके मसूड़ों में सूजन, दर्द होना और खून का निकलना, रुधिर स्राव हो जाएगा। ठीक है, रुधिर स्राव की शुरुआत हो जाएगी। तो यहां पे आप ध्यान रखिए, जो विटामिन सी है ये स्कार्बिक अम्ल है। विटामिन B6 आपका क्या है? ये आपका पायराडॉक्सिन है। ठीक है, क्या करता है ये? इसे हम स्वप्न का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम स्वप्न का विटामिन कहते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे सपनों को याद रखने में सहायक होता है। ठीक, और विटामिन ए क्या है आपका? तो विटामिन ए आपका रेटिनॉल है, यह आपके नेत्र यानी आंखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन से हैं? विटामिन B12। क्लियर है? चलो बच्चों, कोशिश यही रहती है कि पूरे क्वेश्चन जो आपको कराए हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी करते जाएं, और आपको जो मिलेगा पीडीएफ जो भी मिलेगा तो उसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी लिखा रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सारे प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे बता दूं। ठीक है, और मैं यही करता भी हूं कि आपको सभी प्रश्नों के जो है एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर देता हूं। ठीक है, देखो जल ही जीवन है। ठीक है, बिना जल के कुछ संभव नहीं है। तो भैया जल है तभी जीवन में कल है। कल मतलब क्या? चैन। चलो स्टार्ट किया जाए। अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रावस्था में जीन विनिमय होता है? अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रावस्था में जीन विनिमय होता है? अब देखो जीन विनिमय क्या है? तो जो जीन विनिमय है ये कहता है युग्म पट्ट यानी जाइगोटीन अवस्था में, स्थूल पट्ट यानी पैकेटीन अवस्था में, डाइकोनसिस अवस्था में या लेप्टोटीन अवस्था में। तो देखो विभाजन जो होता है ये क्या है आपका? यहां पे दिया क्या है? यहां पे दिया है कोशिका विभाजन।
यहां पे दिया है कोशिका विभाजन, ठीक है, यहां पे दिया है कोशिका विभाजन। और जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है 3 प्रकार का। कैसे? एक होता है सूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, तो पूछ रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रावस्था में जीन का विनिमय यानी जीन एक्सचेंज होता है। तो ये कब होता है? ये आपके पैकेटीन अवस्था में होता है, ठीक है। ये आपके कब होगा? पैकेटीन अवस्था में होता है, ठीक है। तो जो आपका अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? ये आपकी जनन कोशिकाओं में होता है, यानी जब किसमें होता है? ये प्रजनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। ये कब होगा? आपके प्रजनन कोशिकाओं में होता है। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेट कण भी है? किस कोशिकांग का नाम पैलेट कण भी है? देखो, पैलेट कण क्यों कहते हैं? क्योंकि पैलेट ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया? तो राइबोसोम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम क्या है? आपके कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग है, यानी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। और ये करता क्या है? ये आपके कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। जो 70S होता है, जो 70S होता है, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, और जो 80S होता है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे लाइसोसोम आपका आत्महत्या की थैली है, अंतर्द्रव्य जालिका आपकी है, और आपकी केंद्रिका। क्लियर? चलो, गैस्ट्रीन करता है। गैस्ट्रीन क्या करता है भैया? ये देख लो जरा। पित्ताशय संकुचन, जठर क्रिया का स्कंदन, जठर श्रावण का प्रेरणा, या पित्ताशय को प्रेरित करना। पित्ताशय संकुचन को प्रेरित करता है। तो देखो, गैस्ट्रीन क्या है? गैस्ट्रीन एक हार्मोन है। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है। कहां से निकलेगा ये? ये निकलता है कहां से? आमाशय से। कहां से निकलता है? आमाशय से। और आमाशय में क्या होता है? तो आमाशय में जठर रस होता है। आमाशय में क्या होता है? तो जठर रस होता है, ठीक है। तो यह क्या करता है? फटाफट बता दो जल्दी से। यहाँ पे 2 ही जगह जठर रस है, ये जठर रस है और ये जठर रस है, ठीक है। ये क्या करता है? जठर रस को स्रावित करने को प्रेरित करता है, ठीक है। क्या करता है? यह जठर रस का श्रावण करता है। कौन करता है? आपका गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है। मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है। आमाशय, यकृत, वृक्क या फेफड़ा? मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है। आमाशय, यकृत, वृक्क या फेफड़ा? अब ध्यान दो मेरी बात को। तो जो आमाशय होता है ये क्या करता है? परासरण नियंत्रण नहीं करता। यकृत, वृक्क या फेफड़ा? तो देखो, जो आमाशय होता है ये आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन करता है। कौन? आमाशय की। आमाशय में क्या है? आमाशय में जठर रस होता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है। यकृत आपकी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
और जो आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेव करता है। क्या करती है किडनी? आपके शरीर में परासरण नियंत्रण करती है। वह अब ये क्या है कहने का मतलब, आपके ब्लड में जो आवश्यक पदार्थ जैसे प्रोटीन विटामिन जो आवश्यक है उनको छान करके वापस रुधिर में भेजती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है जो यूरिया है उसको जल के शरीर के बाहर निकलने में सहायता करती है। ठीक है, और फेफड़े क्या है? ये आपके शरीर में O2 और CO2 का परिवहन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका किडनी है वो क्या करती है? किडनी आपका परासरण नियंत्रण, ठीक है, परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मोटिक रेगुलेशन करती है। ठीक है, परासरण नियंत्रण करती है। क्लियर? चलो, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है। देखो, जो फूड पॉइजनिंग होती है ना, फूड पॉइजनिंग, हम अक्सर डब्बा बंद फूड खाते हैं और बहुत ढेर सारा जो बहुत देर से खाना रखा हुआ ठंडा खाना उसको खाते हैं, तो कभी कभी क्या होते हैं, हमको कभी फूड पॉइजनिंग होती है। तो उसका कारण क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या बैसिलस सर्बाटिलिस। अब देखो, तो जो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी है ये क्या है? ये इससे टिटनेस होता है। इससे क्या होता है? टिटनेस होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का कारण है। क्या है ये? मलेरिया का। ठीक है, और ये क्या है? बैसिलस सर्बाटिलिस, ये भी क्या है? बैसिलस जीवाणु है। ठीक है, ये भी क्या है? बैसिलस सर्बाटिलिस, ये भी मानव शरीर में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो आपका बाटुलिनिज्म है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम ये क्या करता है? आपके शरीर में फूड पॉइजनिंग करता है। क्या करता है ये? फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है, क्या करता है ये? फूड पॉइजनिंग करता है। क्लियर है? रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। रुधिर में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, अब देखो क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम है। आयरन, लेड, मिथियोग्लोबिन और नाइट्रेट। बताओ, तो यहां पे देखो, आयरन की अधिकता नहीं, आयरन कमी होने पर बीमारी होती है। आयरन की कमी होगी तो क्या होगा आपको? अगर आपकी आयरन कमी होती है तो आपको एनीमिया होता है। ठीक, लेड की कमी होगी या लेड की अधिकता होगी तो भी आपको जो है लेड की अधिकता हो जाएगी तो भी आपको बीमारी होगी, श्वसन संबंधित समस्या होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या आपका हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रेट। कैसे? जो बेबी फूड होते हैं, जो बेबी फूड है उसमें क्या है? नाइट्रेट की अधिकता होती है। ठीक है, या तो देखते हैं आज भारत के कई पिछड़े इलाके हैं भारत में, तो जहां पे जो महिलाएं जो बच्चों को स्तनपान कराती हैं, अगर वो कुएं का पानी पीती हैं तो भी ये बीमारी होने की आशंका होती है। इसमें क्या होता है? बच्चे का शरीर बच्चे के शरीर का कुछ हिस्सा से आपके चेहरे, कान, आंख का हिस्सा, ये सब क्या होते हैं? ओठ सब नीले पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नीले पड़ जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? यहां पे दिया है आपको मेरुरज्जु। क्या दिया है? मेरुरज्जु। और ये क्या है आपका? आपके रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो यहां पे दिया है द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन। बताओ फटाफट। तो यहां पे क्या होता है आपका? तो यहां पे क्या होगा? रीढ़ की हड्डी क्या करती है? रीढ़ की हड्डी आपके शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। छींकना, खांसना, अचानक से डर जाना,
आंखों के सामने कोई वस्तु आने पर आंखों का अपने आप गिर जाना, पलकों का गिर जाना, ठीक है, ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? हमारे बस में नहीं होती है, ठीक है। वो अचानक से उसको कौन? आपकी रीढ़ की हड्डी बैलेंस करती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। देखो कह रहा दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो यहां पे देखो कह रहा है प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का या वसाओं का, ठीक है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो जो दाल होती है वो किसका स्रोत होती है? वो प्रोटीन का स्रोत होती है, ठीक है। वो क्या होती है? वो प्रोटीन का स्रोत होती है, ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे शरीर में क्या करती है? प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करती है। प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करती है और ये कोशिकाओं को रिपेयर भी करती है। ये कोशिकाओं को रिपेयर करती है और आपकी बॉडी को बिल्डअप करती है। हमारे बॉडी में प्रोटीन किस फॉर्म में रहती है? एमिनो एसिड के फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो है हम वायु स्रोतों से ग्रहण करते हैं। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है और विटामिन जो होते हैं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं? जिनसे अपने कार्यों का हम संपादन कर पाते हैं, मतलब अपने कार्यों को कर पाते हैं। वसाएं जो होती हैं करती हैं, वसाएं हमको ठोस रूप में ऊर्जा देती हैं, ठीक है। ठोस रूप में ऊर्जा देती है और ये करती क्या है? शरीर का ताप नियंत्रण करती है। क्या करती हैं? ठीक है। तो यहां पे जो दालें होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। और दालों में कौन सी प्रोटीन होती है अगर देखा जाए? दालों में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दालों में प्रोलैमीन नामक प्रोटीन होती है, ठीक है। दालों में प्रोलैमीन नामक प्रोटीन होती है, क्लियर है। तो दालों में प्रोलैमीन नामक प्रोटीन होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है। तो जो शहद होता है उसका प्रमुख घटक क्या है? ग्लैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है, ठीक है। शहद का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। तो यहां पे देखो जो शहद का प्रमुख घटक है वो क्या होता है? फटाफट आप लोग भी देख लो कि जो शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? वो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? वो फ्रक्टोज होता है, ठीक है। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं। अब यहां पे दिया है सुक्रोज। तो जो सुक्रोज होती है एक डाइसैकेराइड। क्या है ये? डाइसैकेराइड है। सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड है और ये क्या होती है? ये गन्ने की शर्करा है, ठीक है। गन्ने की शर्करा है, ठीक है। माल्टोज क्या है? ये भी अनाज की शर्करा है। ये क्या है? अनाज की शर्करा है। और फ्रक्टोज क्या होती है? तो फ्रक्टोज जो होती है ये फलों की शर्करा होती है। क्या होती है? फलों की शर्करा है। और ये क्या होती है? ये मोनोसेकेराइड है। ठीक है। तो यहां पे जो शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक क्या होता है आपका?
फ्रक्टोज होता है। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है आपका? फ्रक्टोज होता है। और ये भी ध्यान रखो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली जो होते हैं हमारे बॉडी में करते क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में मेनली ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमको डेली नीड कितनी होती है? कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिदिन की खुराक है, हमें प्रतिदिन 500 ग्राम आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमें कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन जो डेली जो हमारी डोज है कितनी है? 500 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें किसी कार्य को करने में थकावट हो रही है, सुस्ती आ रही है या आलस्य हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्तर घटा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्तर है माने जो लेवल है क्या है? बिल्कुल घट गया है। अगर हमको सुस्ती हो रही है या हम जल्दी थक जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्यों को करने में हम क्या है? थक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का लेवल घट गया है। ठीक है, और आप ये ध्यान रखो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 4 कैलोरी। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। ठीक है, कितना मिलती है? 9.3 ग्राम या सॉरी 903 कैलोरी मिलती है, 903 कैलोरी मिलती है। ठीक है, लेकिन ये ऊर्जा अपने कार्य में उपयोग नहीं करते हम। ठीक है, ये ऊर्जा अपने हम कार्य में उपयोग नहीं करते। अब ध्यान दीजिएगा कि वसा की जो ऊर्जा होती है क्यों उपयोग नहीं करते? क्योंकि वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होता है इनमें? ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, इसीलिए हम अपने कार्यों को करने में कार्बोहाइड्रेट वाली ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो इंसुलिन के अतिश्रावण, यहां पे क्या पूछ रहा है? अतिश्रावण मतलब अधिक श्रावण से। इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया होती है कि हेपेटाइटिस होता है या एनीमिया होती है? फटाफट देख लो बच्चों कि इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सी बीमारी होती है। देखो यहाँ पे अब मधुमेह जो होता है ये क्या होता है? इंसुलिन कमी से होता है, यानी इंसुलिन के अल्पश्रावण से होगा। इंसुलिन के अल्पश्रावण से होगा। क्या? मधुमेह क्यों होगा? क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो आपका ब्लड शुगर क्या है? ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे जो अतिश्रावण है, अतिश्रावण जब इंसुलिन का श्रावण बढ़ जाएगा ना तो आप क्या होगा? आपके ब्लड में शुगर की मात्रा यानी घट जाएगी, ब्लड में जो शर्करा होगी उसकी मात्रा घट जाएगी और ये क्या कहलाता है? आपका हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें बेहोशी या मूर्छा आती है। क्या होता है? बेहोशी या मूर्छा आती है। ठीक है, जैसे आप पूरा एक दिन पूरा व्रत हो जाए, पूरा एक दिन आप खाना ना खाएं, ठीक है, तो क्या होगा? आपका ग्लूकोज लेवल घटेगा ना, तो आपका जो लीवर होता है वो लगभग इतना फूड सेव करता है, ठीक है ना, आपका जो लीवर होता है वो इतना फूड सेव करता है कि आप लगभग पूरा 12-13 घंटे अगर खाना ना खाएं तो भी आप जीवित रह सकते हैं, आराम से अपने कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब यकृत के पास फूड नहीं होता, यानी उसका जो यकृत क्या है? यकृत हमारे शरीर क्या है? यकृत हमारे शरीर का आहार बैंक है, यानी फूड बैंक है। जब बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो कहां से निकालेंगे आप? तो जब यकृत के पास फूड नहीं रहता, फूड वहां पे किस रूप में रहेगा? तो यकृत के पास फूड रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अब जब ये ग्लाइकोजन समाप्त हो जाएगा तो आपके ब्लड में क्या होगा? शर्करा की मात्रा बिल्कुल क्या घट जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो इंसुलिन, अगर इंसुलिन का श्रावण बढ़ जाए, इंसुलिन का श्रावण बढ़ जाए तो क्या करेगा? आपकी पूरी जो ब्लड में जो ग्लूकोज है
पूरा उसको पूरा उसको अवशोषित कर लेगा, क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देगा ना भैया। तो क्या होगा, इंसुलिन के अतिस्रावण से रुधिर में शर्करा की मात्रा घट जाएगी। अब जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको बेहोशी आएगी, आपको सुस्ती आएगी। तो क्या होगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया है। लेकिन अगर इंसुलिन का श्रावण कम होने लगे, इंसुलिन का श्रावण अगर कम होने लगे तो आप ये जानिए कि आपको क्या हो जाएगा, इंसुलिन का श्रावण अगर कम होगा ना तो आपको मधुमेह हो जाएगा। क्या होगा, मधुमेह हो जाएगा। क्यों, इंसुलिन निकलेगा नहीं तो आपके बॉडी से क्या होगा, आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उस ब्लड में क्या होगा, शर्करा की खपत नहीं होगी। जो शरीर की जो कोशिकाएं होंगी, क्या कोशिकाएं क्या करेंगी, कोशिकाएं शर्करा का अवशोषण नहीं करेंगी, उसको उपयोग नहीं करेंगी। तो ब्लड में क्या, ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया तो आपको क्या हो गया, मधुमेह हो गया। अब हेपेटाइटिस क्या है, तो हेपेटाइटिस जो है दूषित जल और भोजन से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है, यकृत प्रभावित होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम यकृत शोथ कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम यकृत शोथ कहेंगे। एनीमिया क्या है, तो एनीमिया में क्या है, एनीमिया में क्या होगा, आपके शरीर में रुधिर की जो मात्रा होगी, रुधिर की मात्रा वो क्या होगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। क्या होगी, रुधिर की मात्रा क्या होगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे जो आपको कह रहा है कि इंसुलिन के अतिश्रावण से आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इंसुलिन के अल्प श्रावण से होगा तो मधुमेह हो जाएगा। और हेपेटाइटिस यानी आपके यकृत की बीमारी है, इसे यकृत शोथ कहते हैं। और एनीमिया क्या है, आपके ब्लड में रुधिर की मात्रा बिल्कुल क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ब्लड में रुधिर की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलो यहां पे ये हमारे सभी प्रश्न खत्म हो गए। ठीक है, यहां पे हमने फिर जो है अच्छे अच्छे प्रश्नों को अध्ययन किया। ठीक है, अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, अभी हमारी ये बायोलॉजी की जो आपकी जीव विज्ञान है उसकी श्रृंखला चल रही है प्रश्नों की। ठीक है, तो इसमें इन प्रश्नों को करने के बाद हम आपसे फिर भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान के प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को एक क्रम से हल करते जा रहे हैं, उन सभी को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। और उम्मीद है कि मेरे द्वारा कराई गई जो व्याख्या है वो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, आपके फीडबैक का इंतजार है। तो ठीक है, तो चलो साथियों, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।